नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज की जो पहली खबर है वो अच्छी खबर नहीं है। आज दिल्ली के बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों ने सरकार के साथ बातचीत की डोर तोड़ दी। बातचीत नाकाम हो गई, उम्मीद टूट गई। आज सरकार ने वही बात कही जो मैं पहले आपसे कई बार कह चुका हूं, वो बात जिसके सबूत मैंने आपको कई बार दिखाए हैं। आज दुखी होकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा कि किसानों का आंदोलन हाईजैक हो गया है। कुछ ताकतें ऐसी हैं जो नहीं चाहती किसानों का आंदोलन खत्म हो, किसान घर जाएं, किसानों की तरक्की हो, किसानों के सरकार के साथ बातचीत कामयाब हो। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कुछ लोग हैं जो किसानों को गुमराह कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, अपने फायदे के लिए किसानों का नुकसान कर रहे हैं। आज की मीटिंग में सरकार ने बार बार कहा किसान नेता सरकार के प्रस्ताव पर एक बार फिर से विचार करें। कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा जो भी विकल्प हैं वो सरकार के सामने रखें। सरकार 1.5 साल तक कानूनों को होल्ड पर रखने के लिए तैयार है। इस दौरान किसान संगठन बात कर सकते हैं, हर छोटी छोटी चीज पर विचार कर सकते हैं और फिर जो संशोधन कहेंगे, जो बदलाव कहेंगे, सरकार वो करेगी। जब किसानों की सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी तभी कृषि कानूनों को फिर से लागू किया जाएगा। लेकिन जवाब में किसानों ने दो टूक शब्दों में कह दिया, कुछ नहीं सुनना, किसी बात पर विचार नहीं करना, कोई बात नहीं करनी। सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे, रिपील करे, तभी बात बनेगी। आज की मीटिंग में बस इतना ही हो पाया। हालांकि सरकार ने किसान नेताओं से कई बार अपील की, लेकिन जब बात आगे नहीं बढ़ी तो सरकार ने भी सख्त रुख अख्तियार किया। किसान नेताओं से साफ साफ कह दिया कि सरकार ने बहुत सोच समझकर किसानों की भलाई के लिए सबसे अच्छा ऑफर दिया था। इससे बेहतर प्रस्ताव सरकार के पास और नहीं है। अब किसान नेता चाहें तो सरकार के ऑफर पर फिर से विचार करें। अगर इस प्रस्ताव पर सहमति बनती है, अगर किसान सरकार फिर से बात करना चाहते हैं, ऐलान करवाना चाहते हैं, तो सरकार को कल दोपहर 12 बजे तक बता दें। कल फिर बात हो जाएगी। लेकिन अब सरकार की तरफ से बातचीत का न कोई प्रस्ताव आएगा और न कोई नया ऑफर। 11वें दौर की वार्ता के दौरान जब किसान यूनियन की तरफ से ये कहा गया कि हम तो पुराने प्रस्ताव पर विचार करके उन पर सहमत नहीं हो सके और हम रिपील ही चाहते हैं, जबकि भारत सरकार ने हमेशा यह बात कही कि रिपील के अतिरिक्त कोई विकल्प हो तो बताओ, लेकिन आज भी उन्होंने कहा कि हमारी यही मांग है। तो हमने कहा कि जो प्रस्ताव आपको दिया है 1 से 1.5 वर्ष तक कानून को स्थगित रख के समिति बनाकर आंदोलन में उठाए गए मुद्दों और पहलुओं पर विचार विमर्श करके रिकमेंडेशन करने के लिए, वह प्रस्ताव हमारा बेहतर प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव पर आप पुनर्विचार करें। वह प्रस्ताव किसानों के हित में भी है, देश के हित में भी है, और इसलिए हमने उन्हें कहा कि आज वार्ता को पूरा करते हैं। आप लोग अगर निर्णय पर पहुंच सकते हैं तो कल आप अपना मत बताइए। निर्णय घोषित करने के लिए आपकी सूचना पर हम कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं और उस निर्णय को घोषित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं। जो बेहतर विकल्प हो सकता था वो किसान यूनियन को दे दिया गया है। मुझे आशा है किसान यूनियन उस पर सकारात्मक विचार करेगी। आज मैंने एक और बात नोट की। इससे पहले जब जब किसानों के साथ मीटिंग हुई, और 10 राउंड की मीटिंग हो चुकी है, और हर बार ये बातचीत नाकाम रही, हर बार तनाव दिखाई देता था, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर जब भी मीटिंग से बाहर निकलते थे मुस्कुराते हुए निकलते थे, आशावादी दिखाई देते थे। आज पहली बार मीटिंग के बाद तोमर के चेहरे पर निराशा दिखाई दी और यह नजर आ रही थी। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर परेशान क्यों हुए, बातचीत फेल क्यों हुई, इसका संकेत भी नरेंद्र सिंह तोमर ने मीटिंग के बाद दे दिया। उन्होंने कहा जब आंदोलन की पवित्रता खत्म हो जाती है, जब स्वार्थी लोग हावी हो जाते हैं, तो यही होता है। पंजाब के किसान आंदोलन से संबंधित सरकार के मध्य और यूनियन के मध्य
चर्चा 14 अक्टूबर से चल रही है और ये चर्चा लगभग 45 घंटे तक हो चुकी है। 11 दौर हुए, एक दौर अधिकारियों के साथ हुआ है। विशेष रूप से पंजाब और अल्प मात्रा में एकाध राज्यों के कुछ किसान इस आंदोलन में जुड़े और उन्होंने कृषि सुधार बिलों के विरोध में आंदोलन घोषित किया। और इस आंदोलन के दौरान लगातार यह कोशिश हुई कि जनता के बीच में और किसानों के बीच में गलतफहमियां फैलें और उन गलतफहमियों का फ़ायदा उठाकर कुछ ऐसे लोग जो हर अच्छे काम का विरोध करने के आदी हो चुके हैं, वो किसानों के कंधे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए कर सकें। इस आधार पर यह परिस्थिति बनी, लेकिन भारत सरकार ने हमेशा किसानों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया। किसानों के सम्मान में हमेशा बात सोची और किसान यूनियन जो बात कर रही थी उनकी भी प्रतिष्ठा बढ़े और वो किसानों की नुमाइंदगी कर सकें। इसलिए भारत सरकार की कोशिश थी कि वो सही रास्ते पर विचार करें और सही रास्ते पर विचार करने के लिए 11 दौर की बैठक की गई। जब यूनियन रिपील पर अड़ी रही तो सरकार ने उनके वक्तव्यों में चिन्हित तमाम सारी जो आपत्तियां प्रकट की गई थी उन पर सरकार ने उनका निराकरण करने के लिए, संशोधन करने के लिए एक के बाद एक अनेक प्रस्ताव दिए। लेकिन जब आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता। और मुझे लगता है कि वार्ता के दौर में मर्यादाओं का तो पालन हुआ, लेकिन किसान के हक में वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो, इस भाव का सर्वदा अभाव था। इसलिए वार्ता निर्णय तक नहीं पहुंच सकी। इसका निश्चित रूप से मुझे भी खेद है। मैं जानता हूं कि नरेंद्र सिंह तोमर काफ़ी पॉजिटिव सोच वाले हैं, न आसानी से नाराज़ होते हैं, न परेशान होते हैं। आज पहली बार उनका लहजा सख्त दिखाई दिया। तोमर ने कहा इस आंदोलन में कुछ ऐसी ताकतें घुस गई हैं जो सरकार और किसान संगठनों के बीच की बातचीत को सफल नहीं होने देना चाहती। तोमर ने कहा कि किसान आंदोलन किसानों के लिए है, इसलिए इसमें किसानों की भलाई की बात सबसे पहले होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग आंदोलन में शामिल हैं जिनका मकसद राजनीति करना है। जब आंदोलन का नाम किसान आंदोलन हो, विषय किसानों से संबंधित हो, किसानों के संबंधित विषय का निराकरण करने के लिए सरकार तैयार हो और निर्णय न हो सके, तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है और इस आंदोलन में किसान का भला न हो जाए, इसको बारीकी से वो देख रही है। आंदोलन में जब किसान निहित है तो किसान का हित ही सर्वोपरि रहना चाहिए। अगर किसान का हित सर्वोपरि नहीं है और दूसरे हित अगर सर्वोपरि हो जाएंगे तो किसान के हित में निर्णय नहीं हो पाएगा। ये बात सही है कि किसान संगठनों के फैसलों पर वो नेता हावी हो गए हैं जो टकराव चाहते हैं। हालांकि किसान संगठनों ने कल ही ऐलान कर दिया था कि उन्हें सरकार का प्रस्ताव मंजूर नहीं है, इसलिए ये तो कल शाम को ही लगा था कि आज की मीटिंग में क्या होना है, अंदाजा तो था। लेकिन आज बातचीत नाकाम होने के बाद ज्यादातर किसान नेता भी खुश नहीं दिखे, ये नोट करने वाली बात है। दर्शन पाल ने कहा कि कल दोपहर 12 बजे तक विचार करेंगे, फिर से सरकार को बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड तो होगी।
हम इनकी जो ऑफर है इसको आज कल मीटिंग करके रिजेक्ट कर दिया है। इन्होंने फिर बोला है कि इस ऑफर को पंजाब के अधिकारियों ने यह बोला कि इसको थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हम इस ऑफर को रिजेक्ट कर चुके हैं। दोबारा इस ऑफर को डिस्कस करना है या नहीं करना, ये पंजाब और संयुक्त मोर्चा के संगठनों के नेता लोग जो हैं वो अपनी मीटिंग में बाकायदा ऑफिशियली डिस्कस करेंगे। अगर इसको डिस्कस करके करना है इस ऑफर को, तब भी नहीं करना है तब भी वो मीटिंग में ही लोग फाइनल करेंगे। इस जो ट्रैक्टर रैली आप लोगों ने कहा है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली होगी, उसका क्या वो करेंगे आप लोग? हाँ, नहीं 26 की रैली तो करेंगे भाई, वही तो हमारा बड़ा मेगा प्रोग्राम है हमारा। अगले प्रोग्राम एक आधे दिन में अनाउंस कर देंगे। करीब 5-5.5 घंटे आप लोग बैठे रहे, लेकिन सरकार के सामने आप लोग जो बैठे हो सिर्फ आधे घंटे आप लोग आमने सामने बैठे, ऐसा क्यों? आधा घंटा नहीं भी सरकार उठकर चले गई भी। हाँ, आप सोचिए अपनी पुरानी प्रपोजल पर, फिर आके यही बोला कि उस प्रपोजल पर। आज जब किसान नेताओं की बातें सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नेता अलग अलग स्वरों में बोल रहे हैं। असल में आज मीटिंग सिर्फ आधे घंटे चली। जब सुबह सुबह मीटिंग शुरू हुई तो किसानों के नेताओं ने साफ साफ कह दिया कि सरकार के प्रस्ताव स्वीकार नहीं है, तो आगे बात हो भी नहीं सकती थी। इसीलिए नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सरकारी अफसर ये कहकर मीटिंग से चले गए कि किसान नेता आपस में बात कर ले, सरकार फिर से विचार करके आएगी। और आखिर में न किसानों का रुख बदला न सरकार का। मीटिंग के बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, किसान नेताओं को तो पहले से पता था आज कोई रास्ता नहीं निकलेगा, फैसला तो आधे घंटे में हो गया था, उसके बाद तो सरकार ने किसानों को बेकार में बिठाकर समय बर्बाद किया। हम तो ये सोच के गए थे ये कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि वो जो प्रपोजल दी थी वो कल स्वीकार हो चुकी थी मीटिंग में, और आगे नई कोई प्रपोजल उन्होंने दी नहीं है। एमएसपी पे बात वो करते नहीं है, तो अभी 26 तक तो कोई बात नहीं होगी, उसके बाद कोई नई बात आएगी, देखेंगे। तो 5-5.5 घंटे आप लोग अंदर बैठे रहे, क्या किया? अरे वो बातें बुत्ते मार ली बैठ के, और क्या था, आराम से वहाँ काउंटर वो तो अपनी बात कह के चले गए, बाद में हम बैठे रहे, फिर वो आए 5 मिनट बाद में लगाए। सरकार कह रही कि अब आप लोगों के ऊपर छोड़ा कि आप लोग जब कहेंगे तब वो बातचीत करने को तैयार है, लेकिन सरकार ने ये भी साफ कर दिया कि इससे बेहतर ऑफर अब सरकार नहीं दे सकती किसानों को। तो इतने पे हम मान नहीं सकते, एमएसपी तो वो बात ही नहीं करते, इतने पे हम नहीं मान सकते। और सर जो ट्रैक्टर रैली होनी है उसको लेके क्या आप लोग मतलब करेंगे उसको? हाँ, ट्रैक्टर रैली को करेंगे, 26 तारीख को होगी, शांतिपूर्वक होगी, और हम सरकार से कहेंगे कि वो प्रशासन हमारा सहयोग करे। आमतौर पर सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाने वाले हन्नन मौला का रुख आज थोड़ा सा बदला नजर आया। हन्नन मौला ने परसों भी कहा था कि सरकार का रुख अच्छा है, पॉजिटिव है। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि रास्ता निकल जाएगा। हर बार मीटिंग के बाद हन्नन मौला आमतौर पर खूब बोलते हैं, आज कम बोले, थोड़े मायूस दिखे। उन्होंने कहा क्या कर सकते हैं, कोई फैसला नहीं हुआ, अब कल 12 बजे तक सरकार को बताएंगे। आज सरकार पूछा कि हमारा जो प्रस्ताव है उसके बारे में आपका क्या बात है। राज्यपाल जी बताया कि हम लोग चर्चा किया ब्रॉडर कमेटी में, मगर ब्रॉडर कमेटी उस प्रस्ताव में राजी नहीं हुआ। हमारा पुराना मांग जो कानून वापस लो और एमएसपी कानून बनाओ, उसी में ही हम टिके हैं, वही प्रस्ताव रखता है, आपको वही करना है। तो सरकार बोला तो हम तो अभी बता दिया, हम तो आगे जितना प्रस्ताव हमसे देना से दे दिया, ये प्रस्ताव को आप लोग चर्चा करो। आज तो हुआ नहीं, मगर फिर भी आप देखो, आज चर्चा करो, कल 12 बजे तक आप सोचो, दोबारा मीटिंग करना होगा, जरूरत होगा तो हम बैठेंगे, इतना ही है। क्या बंद है, फॉर्मल मीटिंग नहीं है। किसानों के एक और नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान संगठन एक बार फिर से सरकार के प्रस्ताव पर विचार करेंगे। अगर सरकार से बात करनी होगी तो करेंगे, नहीं तो आंदोलन तो चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारा ये से बेहतर प्रपोजल नहीं हो सकता, एक आध महीने को और ऊपर नीचे कर सकते हैं हम, और आप सलाह करके हमको बता दो। सरकार ने अपना प्रपोजल दे दिया है हमको, हमें अगर सहमति होगी बात कर लेंगे, नहीं सहमति होगी 1 महीना फिर बात कर लेंगे। परेड का इसका क्या मतलब है? परेड का अलग चीज है, परेड तो तिरंगा झंडे साथ में लेकर चलेंगे। मीटिंग पहले चली, आधा घंटे पहले चली और 15-20 मिनट बाद में चलेगी। रामायण का पार्ट खत्म हो गया, वो तो लास्ट था जी। हाँ, पार्ट था रामायण का, और लास्ट के 3 पन्ने बच रहे थे, वो पढ़ दिया, खत्म हो गया, 20 मिनट का खेल था। अब आपको किसान यूनियन के एक और ऐसे नेता की बात सुनवाता हूं जो काफी सख्त लहजा अपनाए हुए हैं।
युद्धवीर सिंह ने कहा कि अब फिलहाल बातचीत के रास्ते बंद हो गए हैं। सरकार ने कह दिया ये आखिरी ऑफर है और किसानों ने भी कह दिया उनका फैसला भी आखिरी है। अब कोई मीटिंग नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। आज की मीटिंग बेनतीजा रही। सरकार ने अपनी तरफ से कह दिया कि ये लास्ट मीटिंग है, इसके बाद कोई मीटिंग नहीं। ठीक है, हम जो बात सरकार जहां खड़ी थी वहीं खड़ी है और हमारी भी मांग वही है, रिपील करें और एमएसपी को कानूनी गारंटी दें। सरकार उसके पे सहमत नहीं है। आज ये आखिरी दौर वार्ता का खत्म हो गया, हम अपना आंदोलन करेंगे, सरकार जो चाहे वो करेगी। अगला कदम तो 26 जनवरी है, उसके बाद देखेंगे। पहले तो 26 जनवरी की परेड है हमारी। मुझे लगता है कि सरकार ने 1.5 साल तक किसान कानूनों को स्थगित करने का जो प्रस्ताव दिया था, उसके पीछे किसान नेताओं को बीच का रास्ता देने की मंशा थी, ताकि आंदोलन भी खत्म हो जाए और आंदोलन करने वाले नेताओं की साख भी बची रहे। इसमें न तो कोई राजनीतिक पैंतरेबाजी थी, न कोई छल कपट था। पर्दे के पीछे जिन किसान नेताओं से बात हुई, उन्होंने भरोसा दिलाया था कि अगर ऐसा ऑफर दे दिया जाए तो बात बन जाएगी। लेकिन किसान संगठनों के नेताओं ने आज की मीटिंग में जिस अंदाज में जवाब दिया, उससे लगा वो उन लोगों के दबाव में आ गए जो टकराव चाहते हैं। जब किसी आंदोलन का कोई एक नेता नहीं होता तो इसी तरह की स्थिति पैदा होती है। और यह भी साफ दिखाई दिया कि कई संगठन, कई किसान नेता इस बात को समझते हैं कि सरकार ने जो ऑफर दिया उससे किसानों का फायदा होगा। लेकिन जो लोग किसानों के फायदे के बजाय राजनीतिक फायदे के बारे में सोचते हैं, जो सरकार को डराना चाहते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं, वो किसी भी ऑफर को स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए लगता है कि वो लोग हावी हो गए जो फैसला नहीं होने देना चाहते। ये लोग बार बार 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की धमकी देते हैं, सरकार पर प्रेशर बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। हालांकि मुझे यह भी पता चला किसानों के बीच कई नेता ऐसे हैं जो ट्रैक्टर मार्च निकालना नहीं चाहते, लेकिन जो हालात है उसमें इस मार्च को रोकने की बात भी नहीं कह सकते। इसलिए जो कहते हैं कि मार्च शांतिपूर्ण होगा, वो भी जानते हैं कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यह मार्च उसी तरह बेकाबू ना हो जाए, उसी तरह किसी के बस में ना रहे जैसे इस आंदोलन में सहमति बनाना अब किसी की बस में नहीं है। इतिहास गवाह है, आंदोलन कितना भी बड़ा हो, कितना भी उग्र हो, उसमें कितने भी लोग शामिल हो, रास्ता तो बातचीत से ही निकलता है। इसीलिए मेरा कहना है कि किसान नेताओं को संवाद की डोर जोड़े रखनी चाहिए, बातचीत का रास्ता बंद नहीं होने देना चाहिए। 1.5 साल का वक्त कम नहीं होता, इसलिए सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए। हालांकि इसकी गुंजाइश कम लगती है, क्योंकि जैसे ही नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा बहुत सी ताकतें नहीं चाहती किसानों को जो आंदोलन है वो खत्म हो, किसान संगठनों और सरकार में सहमति बने, उसके थोड़ी देर बाद इसका सबूत भी मिल गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक सियासी बयान दिया। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने कहा किसान आंदोलन में जितने किसान शहीद हुए हैं उन सब के परिवार को 5-5 लाख रुपए और परिवार के एक मेंबर को सरकारी नौकरी दी जाएगी। कैप्टन ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की चिंता नहीं है, बीजेपी सरकार ने लोकतंत्र का गला घोट दिया है, लेकिन पंजाब सरकार किसानों को अकेला नहीं छोड़ेगी। 76 लोगों की इत्थे खबर आई है कि साडे इस किसानी दे अंदोलन दे विच पूरे हो गए ने। बुजुर्ग होने हैं, ठंड दे विच इस तरीके नाल जाने। असीं अपने वालों हर बंदे नूं जिहड़े मेरे कोल 76 पहुंचे ने इत्थे, मेरे कोल कागज़ शायद होर होण पर हाले तक मेरे दफ्तर दे विच 76 पहुंचे ने। असीं 5-5 लाख रुपया सारे परिवारां नूं दे रहे हैं उन्हां दी मदद वास्ते। और मैं अज ऐलान करदा कि हर जिहड़ा किसान उत्थे शहीद हुंदा है इस अंदोलन दे विच, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਆਇਆ ਹਰਦੇਵ ਸਿੱਧੂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ, ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਦ ਆਉਣਗੇ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। मैं थोड़े नाल हरदेव जी बिल्कुल सहमत है।
किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई वो सबके लिए दुख की बात है। उनके परिवारों के प्रति पूरे देश की संवेदना है और ये अच्छी बात है कि पंजाब के उन किसानों के प्रति कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सहानुभूति दिखाई, उनके परिवारों की चिंता की। उनका किसानों के परिवारों को मदद करने का फैसला अच्छा है, काबिल तारीफ है, लेकिन इसकी टाइमिंग पर, इसकी नीयत पर शक होता है, क्योंकि फैसले के पीछे सियासत नजर आती है। उनकी शुरू से कोशिश है कि किसानों का आंदोलन चलता रहे, किसानों का आंदोलन उग्र हो। राहुल गांधी तो मोदी विरोध में इतने मगन है कि उन्होंने इस वक्त किसानों के आंदोलन के अलावा उनको कुछ और दिखाई नहीं देता। विदेश घूम आए, न्यू ईयर सेलिब्रेट कराए, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू दिखाए और ट्विटर के जरिए लगातार सर्दी में सड़क पर बैठे किसानों का हौसला बढ़ाते रहे। हर रोज सुबह ट्विटर पर लिखते रहे, वीर तुम बढ़े चलो, तुम निडर, डरो नहीं। आज भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो प्रस्ताव पास किया है उसमें किसान आंदोलन को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार को जमकर कोसा गया है और फिर यह ऐलान किया गया कि कांग्रेस सड़क पर बैठे किसान संगठनों को हर तरह से सपोर्ट करेगी। इसलिए यह समझना मुश्किल काम नहीं है कि नरेंद्र सिंह तोमर ने किसके लिए कहा था कि कुछ ताकतें हैं जो नहीं चाहती किसान सड़क से उठकर घर पर जाए। अब मैं आपको इस बात का सबूत दिखाऊंगा कि वोट पाने के लिए, पावर के लिए, सत्ता में आने के लिए सियासी लोग किस तरह से झूठ बोलकर देश में नफरत के बीज बोते हैं, किस तरह से मुसलमानों को भड़काते हैं, आग लगाने की कोशिश करते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि पार्लियामेंट का मेंबर हजारों की भीड़ के सामने खड़े होकर यह कहे कि सरकार देश की मस्जिदों को तोड़ने का प्लान बना रही है? क्या आप यकीन करेंगे कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी रैली में लोगों से कहे अब मस्जिदों से अजान होने पर पाबंदी हो सकती है, मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनने पर रोक लगाई जा सकती है? मैं आज आपको दिखाऊंगा कि चुनाव में जीत के लिए पार्लियामेंट के मेंबर ने यही कहा। असम से लोकसभा के मेंबर हैं बदरुद्दीन अजमल। अजमल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF के अध्यक्ष हैं। अजमल ने असम के लोगों से कहा अगर बीजेपी फिर से चुनाव जीतती है तो मुसलमान न टोपी लगा पाएंगे, न दाढ़ी रख पाएंगे, मस्जिदें गिरा दी जाएंगी, अजान की आवाज सुनाई नहीं देगी। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि केंद्र सरकार तो देश की 3,500 मस्जिदों को गिराने का फैसला कर चुकी है, मस्जिदों की लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। अगर असम में फिर से बीजेपी की सरकार आई तो असम में मस्जिदें दिखाई नहीं देंगी। अजमल ने यह सारी बात कैमरे के सामने हजारों लोगों के सामने कही। आगामी बार आसामे যদি আবার বিজেপির সরকার আসে ভাই, এই সব কথা যেগুলো আমি বললাম এই সব আসামে লাগু হবে। আপনারা বুরকা পিন্দিয়া বাইরে যেতে পারবেন না, মুখে দাড়ি লিয়ে বাইরে যেতে পারবেন না, মাথায় টুপি দিতে পারবেন না, মসজিদে আজান দিতে পারবেন না। এই সব জায়গাতে আপনারা থাকতে পারবেন। তারপরেও বিজেপিকে ইনডাইরেক্ট আমরা জিতানোর চেষ্টা করব। এই ভুল কোনোদিন করবো নাকি? এই ভুল কোনোদিন করব? আপনারা এখানে বিভিন্ন মসজিদ ওরা টার্গেট আছে। আরো ভারতবর্ষের 3,500 মসজিদ, 3,500 মসজিদ তারা লিস্টের মধ্যে আছে। তারা দিল্লিতে সরকার পাওয়ার পরে আগামী বার যদি হয় তারা এই সব মসজিদ ভাঙবে। বিজেপি আমাদের শত্রু, দেশের শত্রু, ভারতের শত্রু, মহিলাদের শত্রু, মসজিদের শত্রু, দাড়ির শত্রু, তালাকের শত্রু, বাবরি মসজিদের শত্রু। আছে কি না? এই পার্টির ভোট দেওয়া যাবে? বাবরি মসজিদকে কে মানছে? বলেন না, সুরসে বলেন। টেলিভিশনে দেখাইতেছে ডাইরেক্ট। বাবরি মসজিদকে কে মানছে? आप पूछ सकते हैं कि बदरुद्दीन अजमल को ऐसी बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी। मैं आपको बता देता हूं, इस साल
असम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। असम में बीजेपी की सरकार है और उस वक्त चुनावी रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। बदरुद्दीन अजमल ने धुबरी जिले के गौरीपुर में पब्लिक मीटिंग के दौरान ये बातें कही। अजमल ने कहा, बीजेपी मुसलमानों के दुश्मन है, मस्जिदों की दुश्मन है, दाढ़ी की दुश्मन है। बदरुद्दीन अजमल मुस्लिम वोटों के भरोसे जीतते हैं। असम में मुसलमानों के बड़े नेता हैं, लेकिन वो इतना जहरीला बोलेंगे, इतनी नफरत फैलाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था और ये पहली बार दिखाई दिया। अजमल इस बयान के आखिर में रैली में आए लोगों से कहते हैं कि वादा करो, उनकी पार्टी को जिताओगे। लोग जब हाँ में जवाब देते हैं तो बदरुद्दीन अजमल की बात मुकम्मल हो जाती है। वो बीच बीच में लोगों को यकीन दिलाने के लिए वो ये भी कहते हैं कि बीजेपी चाहती है वो खामोश रहें, इसलिए बीजेपी उन्हें खरीदने की कोशिश कर रही है। उन्हें बड़ी भारी रकम ऑफर की जा रही है, लेकिन वो कभी बीजेपी के सामने झुकेंगे नहीं। आप बदरुद्दीन अजमल का पूरा बयान एक बार फिर ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस तरह के बयानों से, इस तरह के लोगों से सावधान रहना जरूरी है। আগামী বার আসামে যদি আবার বিজেপির সরকার আসে ভাই, এই সব কথা যেগুলো আমি বললাম এই সব আসামে লাগু হবে। আপনারা বুরকা পিন্দিয়া বাইরে যেতে পারবেন না, মুখে দাড়ি নিয়ে বাইরে যেতে পারবেন না, মাথায় টুপি দিতে পারবেন না, মসজিদে আজান দিতে পারবেন না। এই সব জায়গাতে আপনারা থাকতে পারবেন। তারপরেও বিজেপিকে ইনডাইরেক্ট আমরা জিতানোর চেষ্টা করব। এই ভুল কোনোদিন করব নাকি? এই ভুল কোনোদিন করব? আপনারা এখানে বিভিন্ন মসজিদ ওরা টার্গেট আছে। আরো ভারতবর্ষের ৩,৫০০ মসজিদ, ৩,৫০০ মসজিদ তারা লিস্টের মধ্যে আছে। তাহলে দিল্লিতে সরকার পাওয়ার পরে আগামী বার যদি হয় তারা এই সব মসজিদ ভাঙবে। বিজেপি আমাদের শত্রু, দেশের শত্রু, ভারতের শত্রু, মহিলাদের শত্রু, মসজিদের শত্রু, দাড়ির শত্রু, তালাকের শত্রু, বাবরি মসজিদের শত্রু। আছে কি না? এই পার্টির ভোট দেওয়া যাবে? বাবরি মসজিদকে কে মানছে? বলেন না, সরষে বলেন। টেলিভিশনে দেখাইতেছে ডাইরেক্ট। বাবরি মসজিদকে কে মানছে? बदरुद्दीन अजमल के बयान को सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। बीजेपी ने सख्त आपत्ति जताई, पलटवार किया। अजमल को जवाब देने के लिए शाहनवाज हुसैन सामने आए। शाहनवाज ने कहा, वोट बटोरने के लिए मुसलमानों को किस तरह भड़काया जा रहा है, ये उसका एक एग्जाम्पल है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बीजेपी की सरकार तो पूरे देश में है, तो फिर ऐसी बातें क्यों कही जा रही हैं। उन्होंने मुसलमानों से अपील की, ऐसे नेताओं की बातों में ना आए। देखिए, एआईडीएफ बदरुद्दीन अजमल की पार्टी जिस तरह की गलत बयानी कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहना कि सारी मस्जिद ढा दी जाएगी, बुर्का नहीं पहनने की इजाजत होगी, दाढ़ी नहीं रख पाएंगे, ये किस तरह की गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। वोट के लिए मुस्लिम भाइयों को जिस तरह बहकाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। बीजेपी की सरकार है, आसाम में भी है और पूरे देश में है, लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर यह देश चल रहा है। इस तरह से भड़काना और बहकाना बंद करे आईडीएफ, और इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और ऐसे लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को भी ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अजमल साहब की बात सुनकर मुझे आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि वो आम तौर पर इस तरह की भड़काने वाली, आग लगाने वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। पार्लियामेंट में मैंने उनके भाषण सुने हैं, वो अच्छा बोलते हैं और उन्होंने तोड़ने की, लड़ने लड़ाने की बातें कभी नहीं की। और वैसे भी वो इत्र के व्यापारी हैं, खुशबू बिखेरते हैं। अब उनसे कोई पूछे कि असम में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, किसने बुर्का पहनने पर रोक लगाई? क्या किसी ने दाढ़ी रखने पर पाबंदी लगाई? पिछले 5 साल में कितनी मस्जिदें तोड़ी गई? मुझे लगता है सच से तो अजमल साहब भी वाकिफ हैं।
उन्हें पता है ऐसा कुछ नहीं हुआ, न ऐसा कुछ होगा, पर इलेक्शन जीतने की डेस्परेशन में वो ऐसी बातें कह गए। ये न तो मुसलमानों के लिए अच्छा है, न देश के लिए अच्छा है, न अजमल साहब के लिए अच्छा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले 15 सेकेंड का एक स्पॉन्सर मैसेज है। आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर, और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव न्यूज ऐप का खिताब? चलिए देखते हैं। पिछले 2 हफ्तों से पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई दिन नहीं गया जब ममता बनर्जी के लिए कोई ना कोई बुरी खबर ना आई हो। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब किसी नेता ने ममता की पार्टी को न छोड़ा हो। आज ममता सरकार के मंत्री, ममता की कैबिनेट के मेंबर राजीव बनर्जी ने इस्तीफा दिया। राजीव बनर्जी फिलहाल पश्चिम बंगाल के फॉरेस्ट मिनिस्टर थे। इससे पहले वो ममता सरकार में कम से कम 5 मंत्रालय संभाल चुके थे और पिछले कुछ दिनों से राजीव बनर्जी कैबिनेट की मीटिंग में जा नहीं रहे थे। ममता बनर्जी की तरफ से पार्टी के नेताओं ने राजीव बनर्जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मनाने में कामयाबी नहीं मिली और राजीव बनर्जी ने मंत्रिमंडल से अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा ममता बनर्जी को नहीं सौंपा, वो रेजिग्नेशन लेकर सीधे राजभवन गए और राज्यपाल जगदीप धनखड़ को इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा देने के बाद भी राजीव बनर्जी ने न ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ कहा, न पार्टी के खिलाफ एक लफ्ज बोला। राजीव बनर्जी ने कहा कि पार्टी में उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। सरकार में बार बार उनके विभाग बदले गए, जिससे वो दुखी हैं। हालांकि राजीव बनर्जी ने साफ किया कि उन्होंने मंत्री पद छोड़ा है, तृणमूल कांग्रेस नहीं। पार्टी में रहेंगे या नहीं, इस पर उन्होंने कहा कि भविष्य में क्या होगा कौन जानता है। बहुत दिन से मैंने देखा है, मैंने कोई चीज मुझे हजम नहीं हुआ है, मुझे कुछ दुख मिला है और मैंने आज ये सिद्धांत लिया है। क्या आप बीजेपी में ज्वाइन करेंगे? नहीं, अभी तक मैंने सिर्फ मंत्रिसभा से लिया, पार्टी से मैंने कुछ छोड़ा नहीं। আমার কিছু সহকর্মীদের, আমার কিছু সতীর্থদের কিছু কথা, मेरी कुछ सहकर्मियों की बातों से मुझे बहुत दुख पहुंचा है। मैं बहुत आहत हुआ हूं, मुझे बहुत वेदना हुई है। मैं आज ये फैसला नहीं लेता, लेकिन पिछले 1 महीने से मैं इतनी वेदना में था, द्वंद में था, मैं बहुत आहत था। मैंने व्यक्तिगत रूप से किसी पर आक्रमण नहीं किया और आज भी कह रहा हूं, जब तक जिंदा रहूंगा कभी किसी के प्रति व्यक्तिगत आक्रमण या हमला नहीं करूंगा। और ये लोग जो कर रहे हैं ये उनके विवेक के ऊपर है, लेकिन मुझे जो चोट पहुंची है उसी वजह से मुझे ये फैसला लेना पड़ा। खूब खराब लगছে, অস্বীকার করছি না, আমি নিজে অত্যন্ত ভগ্ন হৃদয়। राजीव बनर्जी हावड़ा जिले के बड़े नेता हैं। उनके इस्तीफे से तृणमूल कांग्रेस को नुकसान तो होगा, लेकिन क्या करें, अब तीर तो कमान से निकल चुका है। इसलिए तृणमूल कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि उन्हें तो पहले से मालूम था कि राजीव बनर्जी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। पार्थो चैटर्जी ने कहा कि जो लोग 5 साल तक मंत्री रहे, सत्ता का सुख भोगा, वो चुनाव के वक्त धोखा दे रहे हैं। जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। Last 5-6 occasion he remained absent. That may be the indication that he is not willing to continue as a cabinet minister. But he has given opportunity to various departments. Not only one department, he has traveled to one and other departments. I do not know what is the reasons of submitting his resignation. Again, I am saying that those who are quitting the party in the name of certain allegations, they are also a party to those allegations, because they remained in the party, they enjoyed the power till today. So whatever went wrong, they are also responsible. They have not made it clear to make it to correct, even within the party. So I do not know what forces him to submit his resignation. चर्चा तो यह है कि जब अमित शाह 30 जनवरी को बंगाल के दौरे पर जाएंगे, उसी दिन राजीव बनर्जी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी के बाद ममता बनर्जी की सरकार से इस्तीफा देने वाले राजीव बनर्जी दूसरे बड़े मंत्री हैं।
उनसे पहले ममता सरकार के राज्य मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला भी इस्तीफा दे चुके हैं और अभी कई दूसरे मंत्री और विधायक भी अपनी नाराजगी जता रहे हैं। ये लोग भी तृणमूल कांग्रेस छोड़ सकते हैं और इसकी आशंका ममता बनर्जी को है। इसीलिए उन्होंने अब बगावत करने वाले नेताओं के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। आज ही ममता बनर्जी ने हावड़ा की बाली सीट से विधायक वैशाली डालमिया को तृणमूल कांग्रेस से निकाल दिया। वैशाली डालमिया ने हाल ही में पार्टी नेताओं पर करप्शन के आरोप लगाए थे। वैशाली ने कहा था कि करप्शन पार्टी को दीमक की तरह खत्म कर रहा है, पार्टी में काम करने का माहौल नहीं है। अब वैशाली बीजेपी में शामिल होंगी। बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर वैशाली डालमिया ने कहा उन्हें जनता की सेवा करनी है, फिर चाहे कैसे भी हो, उन्हें किसी से परहेज नहीं है। देखिएगा, कोई पार्टी का ये सिद्धांत पार्टी जानती होगी, क्योंकि मेरे पास अभी कोई रिटर्न भी नहीं आया, मेरे पास कोई फोन कॉल्स भी नहीं आए हैं। अभी मैंने चैनल के माध्यम में मेरे पास खबर आई है और ये मुझे पता नहीं है ये किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है कि पार्टी की कोई फोन करके नहीं बताते हैं या कोई चिट्ठी आता नहीं है, क्या कुछ भी नहीं, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। देखिएगा, पब्लिक का सेवा करना ही मेरा फर्स्ट मोटो है, या मेरा जो मेन प्लान है पब्लिक का काम करना। उसके लिए जहां से भी पब्लिक का काम अच्छा हो पाए मैं करूंगी। और मैं तो पॉलिटिक्स से हट के नहीं जा रही हूँ, पॉलिटिक्स के साथ हूँ और पॉलिटिक्स मैं पब्लिक के साथ भी रहूंगी। और पॉलिटिक्स के जरिए, ये मेरे खुद के जरिए मैं पब्लिक का सेवा करूंगी। वैशाली ममता बनर्जी की करीबी रही हैं, उनकी विश्वास पात्र मानी जाती थी। अगर ऐसे नेता तृणमूल कांग्रेस छोड़ रहे हैं तो पार्टी के नेताओं का मोरल तो डाउन होगा और ममता के सामने बड़ी मुश्किल यह है कि उनकी पार्टी के 3 मंत्री और 12 विधायक अब तक पार्टी छोड़ चुके हैं। हाल ही में शीलभद्र दत्ता, विश्वजीत कुंडू, दीपाली विश्वास और शुक्रा मुंडा ने भी पार्टी छोड़ी और अब वैशाली डालमिया को पार्टी से निकालना पड़ा। बंगाल में हालत यह है कि चुनाव से पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को भी सियासत में घसीटा जा रहा है। आज इलेक्शन कमीशन ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की, क्योंकि बंगाल में चुनाव जब होते हैं तो हिंसा की आशंका तो होती है। इसलिए पुराने अनुभव को देखते हुए इलेक्शन कमीशन भी इस बार ज्यादा एहतियात बरत रहा है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा पिछले 2 दिन से बंगाल में थे। उन्होंने राजनीतिक दलों से बात की और आज कहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चिंता जताई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन हर तरह से तैयार है। सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुरक्षा बलों पर सवाल उठाए जाएं। सुनील अरोड़ा ने कहा कि हमारे जवान देश की सुरक्षा के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं, उन्हें सियासत का मोहरा बनाया जाए, ये ठीक नहीं है। Whichever political party made this averment about BSF, it is unfortunate. BSF is one of the finest forces in the country. They are the sentinels of our borders. It has been founded by some iconic police officers like Rustamji and Ashwini Kumarji, and they have maintained the traditions. When we asked that political party, and I asked from this open forum, that can you please give us some concrete instances? So there is no point castigating any forces ad nauseum, whether it is BSF or the state police forces. Central forces shall be deployed as per our final assessment and shall be deployed when required. मुझे लगता है कि सुनील अरोड़ा की ये बात बिल्कुल सही है और नाराजगी भी जायज है और चिंता भी वाजिब है। राजनीति में पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम लगाएं, एक दूसरे के नेताओं पर, उनकी नीतियों पर सवाल उठाएं, ये ठीक है, लेकिन सियासत के लिए देश के बहादुर जवानों की निष्ठा पर, उनकी इंटीग्रिटी पर, उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया जाए, ये ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के उन हेल्थ वर्कर से बात की, उनकी बात पूरे देश को सुनवाई जो कोरोना वैक्सीन की डोज ले चुके हैं और अब दूसरे लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, टीका लगा रहे हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कोरोना वैक्सीन को लेकर डर फैला रहे हैं, अफवाहों को हवा दे रहे हैं
और ये बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। इसका असर वैक्सीनेशन ड्राइव पर हुआ है। इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश के उन डॉक्टर्स की और मेडिकल स्टाफ की बात सुनवाई जो वैक्सीन लगवा चुके हैं। मोदी ने कहा कि जब मेडिकल फील्ड के लोग ही कोरोना वैक्सीन के बारे में बोलेंगे, अपना अनुभव देश के साथ शेयर करेंगे, तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा, गलतफहमी की गुंजाइश कम होगी। हम अगर दुनिया को कुछ भी कहेंगे कि चिंता मत करो, वैक्सीन लगा दो, उसके बजाय आप लोगों का एक शब्द भी, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े एक भी व्यक्ति भी ये जब कहता है तो पेशेंट का बड़ा भरोसा बढ़ जाता है, नागरिक का भी भरोसा बढ़ जाता है। और इसलिए आपको भी तो लोग भांति भांति के सवाल पूछते होंगे, आपका सर खा जाते होंगे, तो कैसे हैंडल करते हैं आप? सर, छोटे मोटे प्रभाव हर वैक्सीनेशन के बाद आते हैं, ये हम लोगों को समझाते हैं। अब जो लोग अभी तक, कल तक हमारे देश में 10 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है और उसमें बहुत ही कम संख्या में लोग आए हैं जिनको मामूली स्तर का भी प्रभाव आया है। हम लोग जितने लोग यहाँ पर टीकाकरण कराए, उस टीकाकरण के बाद क्योंकि आधे घंटे यहाँ पर बैठना था, उसके बाद सब लोग अपने अपने कार्य में पुनः लग गए। हमारे यहाँ के सफाई कर्मी भी टीकाकरण करवाने के बाद तुरंत सफाई कार्य में लग गए, हम लोग भी अपने सारे कार्यों में लग गए। अब गंभीर रूप से जो मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, सांस के मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं, टीकाकरण उनको भी होना है। तो अगर उनके साथ किसी को अपने स्वाभाविक रूप से कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, करोड़ों में एक आध लोगों के साथ, तो उसको टीकाकरण से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये एक सामान्य प्रक्रिया है और किसी भी तरह का टीकाकरण किसी भी व्यक्ति को अमरत्व नहीं प्रदान करता है। तो उस चीज को टीकाकरण से जोड़ना गलत है, ये एकदम सुरक्षित है। कुछ लोगों के मन में थोड़ा चिंता रहती है, तो आप तो मेडिकल दुनिया से जुड़ी हुई हैं और आपने खुद ने लिया है, तो जरा लोगों को विश्वास मिले ऐसी कुछ बात बताइए आप। लोगों को ये विश्वास दिलाना है कि देखिए, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वैक्सीन है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ये 9 महीने के अंदर इतना माने कि वैक्सीन उपलब्ध कराया है, जिससे कि सबसे पहले भारत में वैक्सीन लगना शुरू हुआ है। और ये वैक्सीन लगाने से आप लोग बिल्कुल सुरक्षित रहोगे और मन में किसी प्रकार का कोई डर आप लोग न लाए कि वैक्सीन लगाने से हमें कोई इसका साइड इफेक्ट होगा या हमें कोई इसका नुकसान होगा। इस नाते सभी को वैक्सीन लगाना, अपने मन में डर को हटा देना और वैक्सीन लगवाना है। प्रधानमंत्री ने आज लोगों को समझाया, हमारी वैक्सीन पूरी तरह सेफ है, वैक्सीन लाने में किसी तरह की जल्दबाजी नहीं की गई, वैक्सीन सारी साइंटिफिक रिसर्च और पूरे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद, वैज्ञानिकों की मंजूरी के बाद ही लोगों तक पहुंची है। इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी वैक्सीन बनाने के पीछे हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत होती है और इसकी एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। और आपने सुना होगा, शुरू में मुझ पर बड़ा प्रेशर आता था, वैक्सीन जल्दी क्यों नहीं आती है, वैक्सीन कब लगाओगे, वैक्सीन जांच के। अब राजनीति में तो इधर की भी बात होती है, उधर की भी बात होती है। तो मैं एक ही जवाब देता था कि भाई वैज्ञानिक जो कहेंगे वही हम तो करेंगे। ये हम पॉलिटिकल लोगों का काम नहीं है कि हम तय करें। और जैसे ही हमारे सब वैज्ञानिक और उसकी प्रोसेस सब पूरा होकर के आया, तो फिर हमने कहा चलो भाई अब शुरू कहाँ से करें। तो हमने सबसे पहले उन लोगों के लिए सोचा जिनको रोजमर्रा पेशेंट से ही काम पड़ता है। अगर वो सुरक्षित हो जाते हैं, वो सलामत हो जाते हैं, तो समाज के बाकी सबकी चिंता हो जाती है। और इतने लंबे समय की कठिन प्रक्रियाएं और वैज्ञानिक जांच पड़ताल के बाद अब जब वैक्सीन आई है, तो सबसे पहले मैं सभी स्वास्थ्य जगत से जुड़े लोग जिनको हमने प्रायोरिटी दी है, कुछ लोग मेरे से नाराज भी हो रहे हैं कि साहब हमारे लिए जल्दी शुरू करो, लेकिन मेरा मत है कि सबसे पहले आप लोगों का हो जाए और जितना तेजी से हो जाए उतना आप चिंता कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। कई चरणों में ये तय किया गया है कि वैक्सीन का कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है, तपास किया गया है।
इसलिए देशवासी अपने वैज्ञानिक पर, डॉक्टर्स पर भरोसा कर रहे हैं और आप जैसे मेडिकल फैकल्टी के लोग जब कहते हैं तो लोगों को विश्वास होता है। भरोसा तो करना चाहिए और इसलिए करना चाहिए कि आज हमारे देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ड्राइव को 1 हफ्ता हो गया। पूरे देश में अब तक 12,70,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को कोरोना का टीका लग चुका है। पिछले 24 घंटे में 2,28,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन दिया गया है और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की नीति और रणनीति का नतीजा है कि इस वक्त कोरोना हमारे देश में काबू में है। बड़े बड़े दूसरे मुल्क इससे जूझ रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की सूझबूझ का नतीजा है कि हमारे देश में कोरोना की वैक्सीन लोगों तक पहुंच रही है और हम दुनिया के दूसरे देशों को भी वैक्सीन दे रहे हैं। चूंकि कोरोना का खतरा अब कम हो गया है, केसेस कम आ रहे हैं, लोगों का डर कम हुआ है, लेकिन याद रखना चाहिए खतरा खत्म नहीं हुआ है और ये खतरा तब तक बना रहेगा जब तक कम से कम 60 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन नहीं मिल जाता। और ये सब जानने के बाद भी कुछ लोग वैक्सीन के बारे में झूठ फैला रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। और असल में तो इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अगर भारत में वैक्सीन न बनती तो विदेश जाकर वैक्सीन लेने के लिए दौड़ पड़ते। लेकिन हमारे देश की मेड इन इंडिया वैक्सीन के खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दिखाऊंगा कि दुनिया में मेड इन इंडिया वैक्सीन की कितनी तारीफ हो रही है, कितने देशों के लिए मोदी को धन्यवाद का मैसेज आया है। बताता हूं हमारे देश में बनी वैक्सीन की विदेशों में कितनी डिमांड है, ये वैक्सीन दूसरे मुल्कों के लिए किस तरह संजीवनी का काम कर रही है, उसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। ब्राजील में कोरोना से हालात खराब हैं, 2,10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील ने चाइना से वैक्सीन मंगवाई थी जो सिर्फ 50% निकली, इसलिए अब ब्राजील ने भारत का रुख किया। आज कोविशील्ड वैक्सीन की 20-20 लाख डोजेस लेकर 2 फ्लाइट्स ब्राजील और मोरक्को के लिए रवाना हुई। दोनों कार्गो फ्लाइट्स ने मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान भरी। भारत के सहयोग के लिए आज ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनोखे अंदाज में थैंक यू कहा। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर हनुमान जी की तस्वीर लगाई, सब्जी बूटी के तौर पर भारत की कोरोना वैक्सीन को दिखाया और फिर लिखा धन्यवाद भारत। वैसे ब्राजील के प्रेसिडेंट ने उस वक्त भी संजीवनी बूटी का जिक्र किया था जब भारत ने पिछले साल ब्राजील को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भेजी थी। अब तक हम 5 पड़ोसी मुल्कों को कोरोना वैक्सीन पहुंचा चुके हैं। ब्राजील ने भी भारत से मेड इंडिया वैक्सीन मंगवाई। जिन देशों को हमने वैक्सीन भेजी ज्यादातर ने हिंदी में धन्यवाद कहा। एक बात और, जब हमारे देश में पहले राउंड का वैक्सीनेशन हो जाएगा उसके बाद दुनिया की आधी आबादी मेड इन इंडिया वैक्सीन लगवाएगी। अब एक नजर उन खबरों पर जो कल सुर्खियों में रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोलकाता जाएंगे। प्रधानमंत्री कल असम भी जाएंगे। नेताजी की जयंती पर ममता बनर्जी कोलकाता में 8 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करेंगी। अमित शाह कल पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए आयुष्मान योजना की शुरुआत करेंगे और राहुल गांधी कल 3 दिन के दौरे पर तमिलनाडु जाएंगे। जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कोयम्बटूर से करेंगे।